बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आबान और मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। और हम हमेशा की तरह ये उम्मीद और ये तवक्को करते हैं आप जहां होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, जिस हाल में रहें परवरदिगार का शुक्र अदा करें और दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ करें। वैसे आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है, वैसे तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन सुबह सवेरे हमारा सामना जिससे होता है वो यूजुअली यहाँ तो ट्रैफिक होती है, यहाँ पे हम्म स्मॉग होती है। तो सुबह सवेरे जो है बड़ा ही मूड ऑफ हो जाता है शहरबानो, उठते मौत से उठते जो है साथ वो ही बहुत ज़्यादा गला सांस खराब लेना हो मुश्किल जाता हो है। जाता है। वैसे आज के प्रोग्राम में हमने इन डिटेल ये इस टॉपिक को शामिल भी किया, इस पे बात भी हम करेंगे। तो पहले तो जी जुम्मा मुबारक। हम्म और आप सब लोग जुम्मे के रोज़ जो है वो खसूसी एहतमाम किया करें। और ये वैसे हुक्म भी है कि जुम्मे के दिन गुस्ल करना और अपने आप को पाक साफ करना, खुशबू लगाना इज़ वेरी गुड थिंग। नया और लिबास उसका पहनना। नया लिबास पहनना, जैसे शहरबानो ने आज नया लिबास पहना है और माशाल्लाह यू लुकिंग गुड। थैंक यू सो मच। तो जी हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बड़ी अच्छी बात से। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जब क़यामत का दिन होगा तो एक मनादी निदा करेगा, कहाँ हैं ज़ुल्म करने वाले, कहाँ हैं ज़ालिमों के मददगार, कहाँ हैं ज़ालिमों के हिमायती, हत्ता के उन लोगों को भी लाया जाएगा जिन्होंने ज़ालिमों के लिए कलम तराशा होगा या स्याही भरी होगी, तो उन सबको लोहे के ताबूत में जमा करके जहन्नुम की आग में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस हदीस मुबारका की रोशनी में हमें चाहिए कि हम भी अपना एहतसाब करें और कहें हम भी अपने अमाल की वजह से ख़ुद को दोज़ख का ईंधन तो नहीं बना रहे। और इसके साथ साथ आज जिस तरह हम देख रहे हैं इसराइल फ़लस्तीनियों पर अपने जुल्म का और निशाना बना रहा है, बर्बरियत की इंतहा कर रहा है, कहीं किसके अमल से हम कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि हम इसराइल का साथ दे रहे हैं, यानी जालिम का साथ दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें फ़ौरी तौर पर इससे दूर हो जाना चाहिए और अपने मुसलमान भाइयों की हिमायत में आगे आना चाहिए, ताकि रोज़े क़यामत हम अपने खालिक के सामने सुरखरू हो सकें। जी, बिल्कुल। और इसी तनाज़ुर में जब हम बात करते हैं फ़लस्तीन और इज़राइल की, तो सहूनी मुज़ालिम को 1 माह होने वाला है और गज़ा में बर्बरियत की नई दास्तानें अब रकम की जा रही हैं। गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। फास्फोरस बमों का बेदरीग़ इस्तेमाल किया जा रहा है। सूरत हाल अलमनाक है। बच्चों की जो आहो-पुकार किलकारियाँ है, हैं, जो वो बिल्कुल आहो-पुकार में बदल चुकी हैं। बदल चुकी हैं। हुँ। और गज़ा जो है वो बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। 50 से ज़्यादा घराने इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। और गज़ा में संगीन इंसानी बहरान जारी हो चुका है। खाने को खुराक नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं, बुजुर्ग और ख़वातीन पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अद्वियात की किल्लत एक तरफ और मुतादिद अस्पताल बंद किए गए हैं, जबकि बमबारी से कई तबाह हो चुके हैं। हज़ारों मरीजों की जिंदगियां इस वक्त खतरे में पड़ चुकी हैं। कि गज़ा के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त झड़पें जारी हैं। ज़मीनी लड़ाई में इसराइली फ़ौजी का बटालियन कमांडर मारा गया है और इसराइली फ़ौज ने गज़ा में 242 यरगमालियों और 333 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। इसराइल को आज तक जंग बंदी का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद हिजबुल्लाह ने जंग में मुदाखलत की तैयारी शुरू कर दी है। बोलीविया, कोलंबिया, चिली और उर्दन के बाद बहरीन ने भी इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं और अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है, जबकि मिस्री सदर ने गज़ा का इंतज़ाम बैनुल-अक़वामी शराकत को दूर करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। And to talk about on this situation, we have very special guest with us today. We have Dr. Mustafa Barghousi, leader of the Palestinian National Initiative, member of Palestinian Liberation Organization, a physician and an activist. Dr. Mustafa, thank you for joining us, sir. Lots of happening since we last spoke. What's your assessment of this situation? Well, it's very, very sad situation because what you see here is barbaric bombardment by Israel using airstrike, using artillery, using tanks in attacking civilian population, basically. I mean, more than 10,000 people have been killed, and including no less than 4,000 children. And it's a massacre after massacre after massacre. The Palestinian population of Gaza, 2.3 million people, are totally unprotected. And the Israeli strikes, with the help of the United States and the help and support of many Western governments, goes on and continues. It is estimated that the total amount of explosives that have been thrown on the people in Gaza exceeds the total power of the 2 nuclear bombs that were used against Hiroshima and Nagasaki. It's absolutely unacceptable. It's like 10 kilograms of TNT for every person in Gaza. And they've already destroyed more than 50% of all the homes and houses.
It's just an act of genocide that goes on in front of the whole world, and nobody can stop the Israelis. Exactly. Mr. Mustafa, I would like to a very simple question first as to why the West is supporting blatantly Israel. And please confirm there is an influx of medical supplies, food, and other items into the region. Israel is conducting 3 war crimes at the same time. The genocide by killing people and especially children in this terrible way. The second thing is collective punishment, where Israel is depriving Gaza from food, from oil, from fuel, from medicines, from electricity, and from water. I've been talking to our teams there. We have 17 medical teams working there. And they told me yesterday that their problem now is scarcity of drinkable water. Children in hospitals could die at any moment because of lack of electricity. I mean, children in incubators. There are now risks of huge epidemics like cholera, like dysentery, like hepatitis, because of lack of proper drinkable water and because of destruction of the infrastructure. And on top of that, of course, we are anticipating other epidemics like measles because of the absence of vaccination for almost a month now. It's a very dangerous situation. And you have to add to that the fact that Israel is pushing 1.4 million people, or have pushed 1.4 million people out of their homes in another third crime, which is ethnic cleansing. And the total amount of supplies that got to Gaza does not exceed up till now 320, 330 trucks, while Gaza needs 500 trucks of supplies every day. That means 330 trucks instead of the needed 15,000 trucks. So it's a total humanitarian disaster caused by Israeli vicious and barbaric attacks on the people. Dr. Mustafa, And this since has there to is no stop. defined battlefield, the war is carried out on civilian areas. You are most probably in Ramla in West Bank. What's the situation there? Also in the West Bank, of course, it's a bit different because nothing can be compared to Gaza. But also in the West Bank, we are encountered by attacks of the soldiers as well as the Israeli illegal settlers who are terrorizing the people. Up till now, since the 7th of October, the Israeli army and settlers have killed more than 140 people. And that brings the total people killed since the beginning of the year to almost 360. And in addition to that, they are evicting people from their homes also in the West Bank, where about 13 communities have been ethnically cleansed by Israeli settlers with the support and help of the army. More than that, they are conducting huge amount of arrests. No less than 7,000 people are now in Israeli jails, many of whom are under administrative detention, which means they don't know why. But I want to add something. We received graphic and horrible videos of how the army is beating and torturing workers, Palestinian workers. The scenes are worse than what you have seen in Abu Ghraib in Iraq during the war on Iraq. Yeah. It's just unbelievable. This amount of impunity, this amount of feeling that they can do anything to Palestinians is unprecedented. Mr. Mustafa, amid the horrifying loss of the civilians of Palestine, what are the major steps that should be taken by the international community? Ceasefire, ceasefire, and ceasefire immediately. What we need is to stop this atrocity as soon as possible. You can't say we will bring few trucks to Gaza and the bombardment can continue. It's like saying I will give some food to one out of 100 people before they are killed. The problem is the bombardment. The problem is these terrible airstrikes. Israel has one of the most powerful armies in the world, and it is using its whole arsenal now, even with American additional support. And I've just heard that some Canadian troops have also arrived.
I mean, it's unbelievable. All these countries that have these huge armies are attacking a civilian population of 2.3 million people. Dr. Mustafa, It's since you have mentioned US, sir, outraging all I of read us. one of your interviews. You mentioned Israel would not listen to any country but United States. The only country that has leverage to tell Israel enough is enough and allow human beings to receive humanitarian aid is the United States. Dr. Mustafa, what do you think US must do? Well, let me tell you, I think all countries of the world, all Muslim countries, all Arab countries must immediately tell the United States that you have to stop the Israelis or we will stop cooperating with you. The United States must feel that there is a price they will pay if they continue this unconditional support and encouragement of Israel. Yes, the United States is the only country in the world that can immediately restrain Israel and stop these massacres that should not continue. I even called on all Arab countries to tell the United States that as long as a drop of oil is not sent to Gaza, you will not receive a drop of oil from the Arab world. And I think this should be even done by every country that has relations with the United States, because the United States will only listen to the issue of their interest. They don't follow the moral values. They don't follow the international law. They're just allowing Israel to massacre Palestinians day after day after day after day. Mr. Mustafa, what kind of solidarity Palestine expects from the other Muslim countries? And what would you like to say about the recent statement by the Hezbollah leader Hassan Nasrallah, indicating that may become directly involved in a war if Israel does not agree to a ceasefire? Yes, we heard that. We are not sure about what he will say today. Of course, there is a very possibility that the regional war could explode because of the massacres in Gaza. But that will also mean that Israel will also continue to destroy not only Palestine, but also Lebanon. What we want from all Muslim countries, and many of them have relations with the United States, like your country, is to immediately exercise pressure on the Americans. Tell them you have to stop the Israelis. We asked all Arab countries, unfortunately, who have normalized relations with Israel and have ambassadors of Israel, to kick them out and to tell Israel that no more normalization anymore as long as you are conducting these terrible massacres. And it's already known that Jordan and Bahrain have kicked out the Israeli ambassadors, but that's not enough. What we need is that the United States feels that its interest in the region will be harmed and affected unless they pressure Israel to stop this atrocity. This cannot continue. It's a massacre in front of the TVs, in front of the whole world. And of course, we are shocked, totally shocked about the Western media coverage, who keep blaming the Palestinians and keep putting the blame on the Palestinians for the fact that they are being massacred. It's unbelievable bias to Israel, and it is totally unacceptable. It is so savage that Mr. Graham, the senator in the United States, said when he was asked, what is the limit? He said, there is no limit. They can kill as many children as they want. Let's remember that we threw nuclear bombs on Japan to win the war. This is the kind of mentality we are dealing with. Inhuman. And not ready to respect any international law. Dr. So I'm Mustafa, calling on the you are a people of doctor, Pakistan. you're a physician, you are an activist. We've come to know that you maintain a lifelong vision of non-violence. So do you still continue with this vision after this situation? And we have also come to know that you've been shot by an Israeli army while you were treating an injured person. Yes, I was shot with two gunshots while I was trying to stop the bleeding for an injured person. And I was in my white coat as a medical doctor. And some of my colleagues were killed while they were trying to provide health care. But no, that doesn't change my mind, doesn't change my beliefs in nonviolence. But what we see today is an absolute number and amount of violent actions by Israel. I always believed and debated with my colleagues
that nonviolence is a better approach. But the problem we face always is that even when we turn to nonviolent methods, we are encountered by severe Israeli violence, killing and shooting people indiscriminately, even if they were journalists or they were medical people. Yeah. I am calling on the people of Pakistan and all Muslim countries and all the Arab world to stand up today and get out and demonstrate and do anything you can to pressure the United States to force Israel to stop this massacre. Yeah, Palestine has become the biggest graveyard of kids in recent times. Mr. Mustafa, why the United States, United Nations has failed to pressurize the Israel to the table? Can you repeat the question, please? Palestine has become the biggest graveyard of the kids. So we have seen it in recent times. Why the United Nations has failed to pressurize Israel to come to table? Well, you are right. The total number of children killed in Palestine in 3 weeks exceeds the total number of all children in the world killed in all the wars in the world killed during the last 3 years. Comparing 3 weeks to 3 years. And yes, it has become a graveyard for children. And the United Nations is failing because countries like Britain and the United States and France keep obstructing the passage of a resolution for ceasefire in the United Nations Security Council. Not only that, but even when Guterres spoke about the fact that this is happening due to our subjection to Israeli occupation for more than 56 years, only because he mentioned the fact of occupation, Israel went after him in an act of witch hunting. The Minister of Foreign Affairs of Israel said in the United States that from now on there is no place for balanced positions. This is the kind of atrocity we are facing here and the kind of violation of international law supported by the United States and Britain. So the reason why United Nations is ineffective is the United States of America and Britain and some other Western governments who unconditionally support the massacres against Palestinian people. More than that, many of the Western governments decided to suspend support and aid to Palestinians under occupation, participating practically in the collective punishment of the Palestinian people. Thank you so much, Dr. Musra, for your time. Our prayers and thoughts are with innocent civilian Palestinian. और डॉक्टर मुस्तफा बरगौसी हमारे साथ मौजूद थे। ये खुद वहाँ पर मुकीम हैं, डॉक्टर हैं, एक्टिविस्ट हैं, सियासतदान हैं और वेस्ट बैंक में रमला में ये मुकीम है। सारी सूरत हाल को इन्होंने खुद वहाँ पर अपनी आंखों से देखा है और वही मंजरकशी सारी उन्होंने की है कि इस वक्त वहाँ पर जो सूरत हाल है, किस तरह से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ना एड दी जा रही है और किस तरह से बगैर किसी तासुब क्या कह रहे हैं कि अंधाधुंध बमबारी जो की जाती है और बम फेंके जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मारा जा रहा है और जितनी भी वहाँ पे आबादी है, बिलखसूस हम जब गजा स्ट्रिप का जिक्र करते हैं 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियन है जिनमें से एक बड़ी तादाद बच्चों की और औरतों की है। तो जुल्म की इंतहा है। सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना दिया गया है गजा को, अभी तक की जो सारी रिपोर्ट्स हैं। तो इस बारे में यही सवाल पूछा गया उनसे कि यूनाइटेड नेशन से अगर पूछा जाए कि वो क्यों इजराइल को टेबल पर लाने पे या बात करने पर या सीज़ फायर करने पर कामयाब नहीं हो रहे, तो उसकी जानिब से यही जवाब आया कि बेनिफिट्स हैं लोगों के इस सारे मामले में। जी बिल्कुल, और वो खुद भी ये बता रहे थे कि वो जो कि डॉक्टर हैं तो एक बार वो खुद भी एक ज़ख्मी शख्स को जब ट्रीट कर रहे थे तो इजरायली फ़ौज की जानिब से खुद इनको शूट किया गया था, लेकिन अल्लाह ज़िंदगी बचाने वाला है और वो भी गोली जो है इनके जिस्म में है। तो जी ये सूरत हाल है ऑन ग्राउंड। अब हम ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद अहम स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्की सियासत की। तो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, इंतखाबात से मुतालिक चहमगोइयाँ और कयास आराइयाँ जो थी ख़त्म हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इलेक्शन की तारीख पर इतफाक हो गया है और आइंदा जनरल इलेक्शन 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात को होंगे। इलेक्शन की तारीख पर ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान शदीद तनाज़ा रहा। सितंबर में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की कोई वाज़ेह तारीख देने की बजाय ऐलान किया
कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराए जाएंगे, मगर गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी की तारीख पर जोर देता रहा, मगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर के दरमियान मुशावरत और मुख्तलिफ डेडलॉक के बाद 8 फरवरी की तारीख पर इत्तेफाक किया गया है। इलेक्शन की तारीख पर सियासी जमातों ने खैर मकदम किया है। तहरीक इंसाफ ने हर सूरत और हर हल्के से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, मगर पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के इनेकाद से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात ताहाल बरकरार हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रसूल बख्श रईस साहब। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आइंदा इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख अब आ गई है सामने, और अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया है कि जिस तारीख का भी ऐलान हो वो तारीख पत्थर की लकीर तस्वुर की जाएगी। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन की तारीख आने के बाद अब ये चहमगोइयाँ खत्म हो गई हैं या इलेक्शन के इनेकाद में अभी भी कोई भाम बाकी है? अभी तो मेरे ख्याल में कोई शकूक व शुबात रहने नहीं चाहिए, और सब सियासी जमातों को इंतखाबात की तैयारी के लिए इंतजार में रहना चाहिए। ये अब कोई कंट्रोवर्शियल इशू नहीं रहा। तय हो गई तारीख, सदर ने भी कह दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी, और अदालत आलिया की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये फैसला, लेकिन अगर हो गया है तो इसके ऊपर हमें इसको खुशामदीद कहना चाहिए जी, और इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए। रसूल बख्श साहब, इलेक्शन के मामले पर नून लीग का दावा हम सुनते आ रहे थे और जो कि दुरुस्त साबित हो गया। राजा रियाज साहब ने ये दावा किया था कि 15 फरवरी से एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद इंतखाबात हो जाएंगे। उन्होंने उस वक्त ये भी कहा था कि उन तारीखों में कमी पेशी हो सकती है, तो अगर हुई तो मैं जिम्मेदार हूँगा। नून लीग के दावों के ऐन मुताबिक हम देख रहे हैं कि 8 फरवरी की तारीख आई है। ये आपको उससे इत्तेफाक लग रहा है या कुछ और बात है इसके अंदर? देखें, या तो वो कोई बुजुर्ग और वली लोग हैं जो के बारे में कोई पेशीन गोइयाँ कर सकते हैं, या दूसरी बात यह है कि जहाँ फैसले होते हैं वहाँ उनको भी कहीं पे कोई कुर्सी लगा के दी जाती है कि आप भी सुन ले, आपसे भी मशावरत हो जाएगी। तो उनमें से दो चीज़ें हो सकती है, जिसको आप सही समझें उसको आप समझ लें कि ये कहना कबल अज़ वक्त के जी ये होगा वो होगा, जब उनके अख्तियार में भी नहीं है, और ये अख्तियार तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है जी। वो जाने, वो तो कह रहे जनवरी के आखिर में होंगे, ये और तारीखें दे रहे, तो जाहिर है कि इन लोगों को कुछ ज़्यादा पता था, और उनके बारे में और उनके जो ताल्लुकात हैं जहाँ पे होने चाहिए उनके मफादात की रूह से, तो ये तो उनके बारे में कोई अच्छी राय वहाँ में नहीं जाएगी कि क्या सिर्फ मैदान उनके लिए हमवार हो रहा है या बाकी लोग भी उसमें शामिल होंगे। अब सर, ये भी कहिएगा कि इलेक्शन की तारीख तो अब आ गई है, अब इंतखाबी सियासत का आगाज़ भी हो गया है। क्या इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में कामयाब होगा? ऐसा इलेक्शन जो तमाम जमातों के लिए काबिल कबूल हो? ये तो इंतखाबात जो माजी में होते रहे हैं उनके हवाले से, और जो मौजूदा कौमी और सियासी सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। और क्या इस इम्तिहान में पास होंगे या नहीं? पहले जो इम्तिहानात उनके लिए जा चुके हैं उनमें तो मुकम्मल तौर पर वो नाकाम हो चुके हैं। अब देखते हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन बदलते रहते हैं कि उसमें जो लोग होते हैं उसके मुताबिक इदारे की कारकर्दगी को पहचाना जाता है, माना जाता है। अब इनके लिए एक और बहुत बड़ा इम्तिहान है कि कौमी इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, तमाम सियासी जमातों को मौका मिलना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा कि शफाफ होंगे, कि जब इंतखाबात हो जाएंगे, हो रहे होंगे, तो तब भी हम कुछ कह सकेंगे कि क्या वो शफाफ है या नहीं है। उससे पहले कहना तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है कि इंतखाबात में धांधली होगी, या ये भी कहना है कि बिल्कुल शफाफ होंगे। इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिम्मेदारी तो शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमतों दोनों की मिल के है। ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, क्योंकि इंतज़ामी मशीनरी तो हुकूमतें ही उनको देंगी। सर, क्योंकि बात कर रहे हैं आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, यानी जो है आज़ाद और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, तो तहरीक इंसाफ ने हर सूरत और हर हल्के से लड़ने का ऐलान किया है, फैसला कर लिया है कि हम लड़ेंगे। तो ऐसे इंतखाबी सियासत में आप क्या देख रहे हैं कि क्या मुस्तकबिल है PTI का? तो देखें, सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मैदान में है या नहीं। वो मैदान में होंगे, उनको
तो उनके सारे पुराने गुनाह और अगले आने वाले गुनाह, मौजूदा गुनाह सारे माफ़ हो रहे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की पार्टी के भी सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं। तो इस वक्त जो पकड़ धकड़ है वो तो तहरीक इंसाफ के लोगों की है कि अभी आप देखते हैं कि क्या उनके उम्मीदवारों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की मोहलत मिलती है या नहीं, या उनके खिलाफ फिर नए मुकदमात बनना शुरू हो जाते हैं और उनको पकड़ के फिर जेलों में डाल दिया जाता है, ताकि जो इंतखाबी जो मैदान है वो सिर्फ बाकी दीगर जगह सियासी जमातों के लिए हों। तो अभी हम देखेंगे कि ये तो खुशायंद बात है कि तहरीक इंसाफ ने, कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद जो माहौल इस वक्त मुल्क का बना हुआ है, तहरीक इंसाफ कह दे कि हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते। उन्होंने ये वो गलती नहीं की जो कि सियासी जमातों में 1984 में की थी जी कि ये हमने तो इंतखाबात में ये जो नॉन पार्टी इलेक्शंस हैं उनमें हम हिस्सा नहीं लेना। तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ पाकिस्तान की सियासत को। तो जब भी इंतखाबात हों और सब सियासी जमातों को अगर जमहूरियत पे यकीन है तो, और अगर ख़ुद अपनी साख पे यकीन है और अपने मकसद पर यकीन है, तो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि तहरीक इंसाफ हिस्सा लेगी। अब देखते हैं कि क्या उनको ये इजाज़त मिलती है कि वो भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर सकें। जी बिल्कुल रसूल बख्श रईस साहब, इलेक्शन कमीशन और जो केयर टेकर सेटअप है उसको गैर जानिबदारी साबित करना कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना मुश्किल है, बिलखसूस ऐसी सूरत हाल में कि जब एक जानिब जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो कह रही हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और एक बड़ी सियासी जमात के बारे में ये तासुर बन रहा है कि वो किंग्स पार्टी है। तो इस सारी सूरत हाल में कितना मुश्किल हो जाएगा और कितना चैलेंजिंग हो जाएगा? देखिए, हमने देखा है कि हिंदुस्तान की सियासत हो, बांग्लादेश की हो, अमेरिका की हो, किसी मुल्क की हो, काफ़ी पोलराइज्ड होती है, तकसीम होती है। लेकिन वो इदारे जो इंतखाबात कराते हैं वो मुकम्मल तौर पर इस सियासी कशमकश से, सियासी जंग से, तनाव से बिल्कुल आज़ाद महसूस करते हैं, आज़ाद होते हैं, आज़ाद कर दिए जाते हैं, ताकि जिस तरह से अवामी नुमाइंदगी के असूल के मुताबिक कोई नुमाइंदा हुकूमत सामने आए तो उसके किरदार और उसकी अखलाकी, सियासी और आइनी जायज़ियत के बारे में कोई सवालात ना उठ सकें। लेकिन माजी में पाकिस्तान की सियासत में ऐसे सवालात उठते रहे हैं। जी बिल्कुल, माजी में ऐसे सवालात उठते रहे हैं। आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि आइंदा ये एक चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए और इंटरिम सेटअप के लिए कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं ताकि कोई जानिबदारी का इल्ज़ाम ना लगे। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, आपने वक्त निकाला और पाकिस्तान को तमाम तर सूरत हाल पर अपना तज्जिया पेश किया। तो अभी तज्जिया तो पेश हो गया, अभी हमारा भी एक तज्जिया है कि ब्रेक आ रही है। ब्रेक ले लें जी। हाँ, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम खबर शेयर करते हैं जी आपके साथ कि फ़लस्तीन के महसूर शहर गज़ा पर वहशियाना बमबारी और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ जहां दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं, वहां मशहूर चीनी कंपनीज बैदू और अली बाबा ने ऑनलाइन नक्शों से इसराइल का नाम हटा दिया है। अब इन दोनों ऑनलाइन नक्शों पर इसराइल का नाम मौजूद नहीं है। बैदू के ऑनलाइन नक्शे इसराइल की तस्लीम शुदा सरहदों के साथ साथ फ़लस्तीनी इलाकों की निशानदही कर रहे हैं, लेकिन बैदू के ऑनलाइन नक्शे में मुल्क की शिनाख्त के तौर पर इसराइल का नाम मौजूद नहीं है। ये तो बहुत अच्छा इकदाम है और आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट कि हम इनको तस्लीम नहीं करते इसराइल को, और जो कुछ इसराइल की जानिब से किया जा रहा है बिल्कुल वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बर्दाश्त है। हालांकि जो लग्जमबर्ग जैसा छोटा मुल्क है उसका नाम और उसका नक्शा जो है वो ऑनलाइन इन जो एप्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं बैदू और अली बाबा, उन पर मौजूद हैं। जो बैदू है बेसिकली उस बारे में अपने उन नाज़रीन को थोड़ा बताते हैं कि ये बेसिकली चाइनीज़ सर्च इंजन है, जिस तरह से गूगल है, क्योंकि चाइना में आपको पता है कि उनके अपने सिस्टम हैं, तो वहाँ पर ये बैदू जो है यूज़ किया जाता है। अली बाबा तो पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहा है। अली बाबा तो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। अली बाबा इज़ लाइक जो आपके और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन फॉर शॉपिंग और इस तरह से जो बने। अच्छा, ये तो इनकी जानिब से किया गया। इसके अलावा जो सेफोरा प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उनकी जानिब से उन्होंने अपनी शिपमेंट्स जो हैं वो इसराइल में रोक दी हैं मेकअप की। इसके अलावा हमने सोशल मीडिया पर देखा जो हुदा ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो ओनर है उनकी जानिब से इसराइल के फ्लैग के साथ पोस्ट किया गया कि आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन, सॉरी नॉट इसराइल, आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन। और इसराइल को उन्होंने कहा कि मतलब टेररिस्ट कंट्री है।
जिस पर इजरायली जो रहने वाले थे या फिर वहाँ पर सोशल मीडिया यूजर्स थे, उन्होंने कहा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ख़त्म करना चाहती हैं, आप अपनी कंपनी को तबाह करना चाहती हैं, क्योंकि फ़लस्तीन जो है वो तो ख़त्म होने वाला है और इजराइल ही रहेगा, और अगर आप इजराइलियों को सपोर्ट करेंगी तो हम आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीदेंगे और आप जो है मज़ीद कामयाबी हासिल करेंगी। जिस पर उन्होंने कमेंट किया कि आई डोंट नीड ब्लड मनी। बिल्कुल ऐसे ही जी, दुनिया भर से एहतजाज जो है वो सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक बिलखसूस जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अवाम सरापा एहतजाज है, लोग सड़कों पर हैं। कोशिश की जा रही है कि जो हुकूमतें हैं उनको प्रेशराइज़ किया जाए। इसके अलावा जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। कल एक अरब टेनिस प्लेयर हैं बड़ी फेमस, उन्होंने मैच जीतने के बाद जिक्र किया और वो आपदीदा हो गई कि जो सूरत हाल इस वक्त फ़लस्तीन में है, बच्चों पर निहत्ते जो बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्गों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है वो काबिल मज़म्मत है जी। तो ये खुशाइंद अमल है। इस तरह से अगर तमाम लोग अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएँ तो इंशाअल्लाह फ़लस्तीनियों को रिलीफ मिलेगा जी, कामयाबी मिलेगी। अभी वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। सर्दियों की आमद के साथ ही स्मॉग ने हमें आग घेर लिया है और हम उसका शिकार भी हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं स्मॉग की वजह से परेशान हैं, बीमार हैं। मोटरवे को बंद कर दिया जाता है सुबह के टाइम और रात के टाइम, क्योंकि स्मॉग की वजह से कुछ नज़र नहीं आता। पहले लोग समझते थे कि स्मॉग नहीं फॉग है, लेकिन कुछ सालों से ये बात क्लियर हो चुकी हुई है कि स्मॉग 8 साल तकरीबन। हाँ 8 साल से। और PTI की जानिब से ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि स्कूल्स में और बाकी जगहों पे मास्क जो है वो लाजिम है। बिल्कुल और एक माह के लिए इमरजेंसी लगाई गई है कि बच्चे जब स्कूल आएंगे तो मास्क लाजमी पहने, क्योंकि जो लाहौर है वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर जो है वो कहलाया जा रहा है फिल वक्त। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ही ख़राब हो चुका है और इस पर बात कर लेते हैं हमारे और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी बिल्कुल बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी कहा गया कि तमाम इकदाम किए जा रहे हैं और जो गाड़ियाँ हैं जो धुआं छोड़ती हैं उनके ऊपर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं कि लाहौर शहर क्यों इतना पोल्यूटेड किया जा रहा है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात सिदरा रियाज साहिबा। वेलकम टू स्नो पाकिस्तान। सिदरा, आप बताएं कि स्मोक के हवाले से हम देख रहे हैं बहुत मुश्किलात का सामना आ रहा है लाहौर के वासियों को और बाकी पंजाब के दीगर शहरों में भी है। तो इससे बचाव के लिए बेसिक्स हमें क्या करनी होंगी अपने तौर पर? सबसे पहले कि स्मोक जो है वो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो है और स्पेशली लाहौर में, बिकॉज लाहौर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सिटी है और आजकल की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो लाहौर जो है वो 429 नंबर पे स्टैंड कर रहा है और हर साल पाकिस्तान में 1 लाख से ज़ायद अमवात जो होती हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। अगर स्मोक के हवाले से बात की जाए कि इसके लिए आप बेहतर इक़दाम क्या ले सकते हैं, सबसे पहले ये कि स्टे इन्फॉर्म्ड। रिपोर्ट्स या जो जितनी भी नॉलेज स्मोक के रिलेटेड पब्लिक को दी जा सकती है उतनी दी जाए, पब्लिक अवेयरनेस की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इससे इन्फॉर्म्ड हों। उसके बाद जिस तरह हुकूमत पंजाब को पहनना ज़रूरी करार दिया गया है डिफरेंट रीजन्स में और स्कूल्स में, तो सबसे पहले मास्क पहने, ह्यूमिडिफायर्स घर में इस्तेमाल करें, एयर प्यूरिफायर्स घर में इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर में ठहरने की कोशिश करें कि जो क्राउडेड प्लेसेस होती हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं जब भी हम स्मोक का सामना करना पड़ता है। सिद्रा, ये बताइएगा कि स्मोक होती किस वजह से है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? ट्रैफिक इसका मेन कॉज है या किसी और वजह से ये होती है? क्योंकि मेरी पैदाइश चूँकि इस शहर की है, हमने कभी देखा नहीं अपने बचपन में और इवन अपनी कॉलेज लाइफ में भी कि स्मॉग हो। लाहौर की सर्दियाँ तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी कमाल की हुआ करती थी। जी बिल्कुल, स्मोक जो है उसके मल्टीपल सोर्सेज हैं, इसको आप मल्टी फेसेट प्रॉब्लम कह सकते हैं। इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं और सबसे मेजर सोर्स जो है वो इसका व्हीकुलर एमिशंस है। जो व्हीकल से स्मोक निकलती है उससे एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। दूसरी इसकी जो मेजर सोर्स है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है जिसमें ऐसे फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है विच इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी फ्यूल। और लाहौर में आजकल 62 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर अब स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक को या वेस्ट को यूज़ किया जा रहा है फ्यूल के तौर पे बर्निंग के लिए। वैसे अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो पाकिस्तान तो बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है कार्बन एमिशन में। दुनिया में अगर हम देखें ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका बड़ा मसला है, जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा मसला है कि वहाँ से कार्बन एमिट हो रहा है इतना फ़ज़ा में। पाकिस्तान बिलखसूस और फिर शहर लाहौर ही इसकी जद में क्यों है? बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो लेस देन 1% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस में।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो अपने शहर हैं उसको हम अगर इंडस्ट्रीज को या हम अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बेहतर नहीं करेंगे तो उसका असरात हम पे नहीं आएंगे। पाकिस्तान आज 7वें नंबर पे स्टैंड करता है कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री है। तो बेशक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा वेस्ट में है और वो डेवलप्ड कंट्रीज ये एमिशंस कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस हैं वो इतनी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे मबनी है, तो उसके असरात डायरेक्ट पाकिस्तान पे आते हैं। जैसे हमारी व्हीकल्स हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स नहीं है, उसके असरात डायरेक्ट स्मोक पर आते हैं। हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को बर्न करते हैं अपने लैंड को कल्टीवेट करने के लिए फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो इसके जो सारे असरात हैं वो आपके अपने शहरों पे और बेसिकली लाहौर के इर्द क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ट्रैफिक है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, उसमें क्रॉप्स को बर्न किया जाता है, तो उसके असरात जो हैं वो बेसिकली लाहौर और बेशतर बड़े शहरों में देखे जाते हैं। ठीक सिद्रा, हम देख रहे हैं कि 8 साल से ये स्मॉग का मसला हमारे सामने आया है। इससे निपटने के लिए मुस्तकिल तौर पर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं हुकूमती की जानिब से इकदाम भी किए जाते हैं लेकिन वो इतने कारगर साबित नहीं होते, तो क्या वजह है? हुकूमत की जानिब से वैसे जो इकदाम होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही होते हैं कि जी मार्केट 8 बजे बंद कर दें या 9 बजे बंद कर दें। उनमें रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स हैं, अब वहाँ से मेरा नहीं ख्याल कोई ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही है। गाड़ियों के हवाले से भी इकदाम जारी किए गए हैं जो बिल्कुल छोड़ते हैं। बिल्कुल देखिए, एक तो होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इक़दाम कब लिए जा रहे हैं। जब भी कोई इमरजेंसी या कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाती है मुल्क के अंदर तो बहुत सारी फिर इमरजेंसीज और अलर्ट्स वगैरह जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन वी हैव टू बेसिकली सी कि ये जो अगर 8 साल से मसला एग्जिस्टिंग इस कंट्री में पाया जा रहा है तो पॉलिसी लेवल पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है। अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे जो है इमरजेंसी हेल्पलाइन अब स्टार्ट कर दी जा रही हैं, मास्क पहनने का लोगों को कहा जा रहा है, लेकिन 8 साल से अगर ये मसला इस कंट्री में पाया जा रहा है तो कहाँ पे हैं वो पॉलिसीज, कहाँ पे हैं वो प्रोग्राम्स जो कि बिल्कुल टारगेट किए जा रहे हैं इसी तरीके से इसी इशू को टैकल करने के लिए। जैसे पाकिस्तान ने कुछ इकदाम किए, जैसे डिफॉरेस्टेशन की ड्राइव्स हैं, अवेयरनेस की ड्राइव्स हैं, लेकिन जब तक हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ नहीं शिफ्ट होंगे, अपनी फॉसिल फ्यूल बर्निंग को कम नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में तो क्रॉप्स को बर्न करना या व्हीकलर एमिशंस पे स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं किए जाएंगे, आसान नहीं किया जाएगा इंडस्ट्रीज को जो कि वेस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं जिनकी वजह से ये स्मॉग वगैरह आ रही है, तो ये 8 साल क्या बल्कि आगे आने वाले भी बहुत सालों तक ये सिचुएशन जो है वर्स होती जाएगी। जी बिल्कुल सिद्रा, सिंस यू आर इन एनवायरमेंटलिस्ट, आप एक्सपर्ट हैं माहौलियात के जो मौजूआत हैं उस पर ग्रिप है आपकी, तो हम चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट के मुंह से जब हमारी आवाम सुने तो वो चीज़ ज़्यादा असर रखेगी। आप ये बताएं कि क्योंकि आवाम तो वैसे ही सड़कों पे फिर रही है, लोगों ने कुछ लोगों को ज़रूरी काम होते हैं, कुछ लोग वैसे भी घूमते फिरते रहते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट एक बताइएगा, एक डिस्क्लेमर सॉर्ट ऑफ थिंग बताइए कि ये कितनी डेंजरस हो सकती है और अगर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो फिर कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आम आवाम को अपनानी चाहिए? देखिए, जो लोग भी सुन रहे हैं उनको सबसे पहले तो इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये आपकी रिस्पिरेटरी डिजीजेस को इंक्रीज करते हैं, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, आस्थमा वगैरह। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स वगैरह में भी स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा असर आता है। ये आपके लंग्स को भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है। और उसके अलावा जो लोग जिनकी प्री एग्जिस्टिंग कुछ कंडीशंस है, मेडिकल हेल्थ कंडीशंस है, जिनको एस्मा वगैरह, हार्ट का मसला है, लंग का मसला है, उनके लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि जब वो बाहर निकलेंगे तो दे आर पुटिंग देमसेल्व्स इन डेंजर। तो जो लोग भी सुन रहे हैं उनको सबसे पहले ये कि कम से कम इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज रखें। इंडोर यानी कि अपने घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद रखें, जब भी बाहर जाए, बच्चे बाहर जाए, बड़े बाहर जाए, मास्क को पहने अपने घरों। ठीक है सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब ये है कि हमारी मौजूद सिद्रा जो बता रही थी कि आपने अपना ख्याल सबसे पहले खुद रखना है। आप अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगाएं, आप मास्क लगाएं और इसके साथ ही साथ आप ख़ास ख्याल रखें कि जब आप देख रहे हैं कि स्मोक का सिलसिला शुरू हो चुका है तो आप वॉक ना करें। और ये वैसे सुबह सवेरे सुबह के औकात में और शाम के औकात में ज़्यादा होती है, जब सूरज ढल रहा होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही औकात होते हैं जब ज़्यादातर लोग भी बाहर फिर रहे होते हैं। तो वैसे कोशिश करें कि अगर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो ही मास्क पहनकर एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए बाहर जाएं, वरना अगर अवॉइड हो सकता है तो घरों में रहें और अपना खास ख्याल रखें। और अब हम माजी के झरोकों में झांकेंगे शहरबानों। तो माजी के झरोकों से आज हमारे पास मैं झांकती हूँ। झांकने के बाद मुझे पता चला कि गुलकारा बुलबुल सहरा जिन्हें कहा जाता है, रेशमा, जी। उनकी आज बिछड़े हुए उनको 10 बरस हो गए हैं मदाहों से
और उनकी आवाज़ का जो जादू है वो तो सभी जानते हैं। और मुझे उनका वो गाना आपने सुना है बहुत उनके पसंद है, लंबी जुदाई, गीत सुने हैं आपने? 4 दिन आधा प्यार और अब्बा लंबी जुदाई। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। मज़ा आ गया जी। बड़े अरसे बाद रेशमा जी की आवाज़ सुनने को मिली है। वैसे तो गाने सुनते ही रहते हैं रेशमा जी के, और हम तो लंबी ट्रिब्यूट जुदाई पेश तो करते हैं उनको, जी छोटा सा ट्रिब्यूट था ट्रिब्यूट हमारी बिल्कुल जानिब हमारी तरफ से। और लंबी जुदाई शायद ही कोई हो जिसने ना सुना हो। बड़े सगीर पाको हिंद में इतना फेमस ये सॉन्ग रहा है, बड़े कवर सॉन्ग्स भी इसके जो है वो बने। से। आतिफ असलम ने भी इनके साथ गाया था स्टेज पर, हाँ जी, लंबी जुदाई। लंबी जुदाई। मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसके कवर सॉन्ग्स भी बहुत, मतलब शायद ही हर वो शख्स जिसको गाने का शौक है उन्होंने लंबी जुदाई ना गाया हो। तो अभी जब ये पैकेज चल रहा था तो शहरबानो भी गुनगुना रही थी, तो मुझे याद आया कि ऑन स्क्रीन ये ना नहीं वो कर ऑन पाएंगी। स्क्रीन ही गुनगुना सकते। लंबी जुदाई जरा एक लाइन हो जाए प्लीज। इतनी अच्छी आवाज नहीं है मेरी नहीं अजीब। चले ठीक है, हम लोग ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं रेशमा जी ठीक को। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। इतना ही वाह बोल- वाह 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 वाह, उस पे ये सावन आया, हाय लंबी जुदाई। लंबी जुदाई। क्या बात है, क्या बात है जी। वैसे मुझे इनका एक और गाना बड़ा पसंद है, अखियाँ वो नुरान शायद दे। ही मतलब कम लोगों ने सुना है। वैसे कोक स्टूडियो में वो रीमेक कौन हुआ सा? था, मेरी हमजोलियां। सुना आप? नहीं नहीं मैंने नहीं सुना। मेरी हमजोलियां वाह कुछ यहाँ कुछ वहाँ, नाम लेकर तेरा मुस्कुराए गुनगुनाए दिल जलाए मेरा। वाह 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 वाह, क्या बात है। हिडन टैलेंट है। हिडन टैलेंट। सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल। मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है देखने वालों के लिए। तारीख के झरोकों में आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं उर्दू अदब के हवाले से। बहुत ज़रूरी है जी उर्दू अदब का जिक्र करना। बुलंद मकाम के हामिल नज़्म गो शायर मीरा जी का आज हम जिक्र करेंगे। आज 74वीं बरसी उनकी मनाई जा रही है। मीरा जी ने ना सिर्फ उर्दू में आज़ाद नज़्म और अलामती शायरी को राइज किया, बल्कि उसे फ़रोग़ देने में भी उनका अहम किरदार है। मीरा जी का असल नाम मोहम्मद सनाउल्लाह था, जो 25 मई 1912 को लाहौर में पैदा हुए और उनके बचपन और नौजवानी का कुछ हिस्सा भारतीय रियासत गुजरात में गुजरा। उनको निसाबी किताबों से ज़्यादा अदबी और इल्मी किताबें पढ़ने का शौक़ था। उन्होंने कम उम्री में ही नज़में लिखना शुरू कर दी। जदीद उर्दू नज़म को बामे अरूज तक पहुँचाने का सहरा बिलाशुबा मीरा जी के सर है। जी हाँ, और उन्होंने अपनी नज़मों के लिए ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जो बैक वक्त ज़हीन और आम कारी की गिरफ्त में आ सकते थे। और मीरा जी को तसव्वुर से प्यार था, इसलिए उनकी तमाम शायरी जो थी वो इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई थी, बल्कि चीज़ों का तसव्वुर उनमें मिलता था जब आप उनको पढ़ते थे। उनकी नज़मों में मंजर कशी होती थी, हर चीज़ को इतना खूबसूरत बयान किया होता था, तसव्वुर के साथ आपको मंजर की समझ आती थी। और मीरा जी एक ऐसे शायर थे जिन्हें उर्दू अदब में बागी शायर के नाम से याद किया जाता है। और उन्होंने उर्दू नज़म की रिवायत से मुकम्मल बगावत की और अपनी जो मौज़ूआत थे उनके, जो उनकी शायरी थी, उसको उन्होंने बड़े खूबसूरत और बड़ी तकनीक के साथ लोगों तक पहुंचाया। और उनके मुतादिद मजमूए कलाम जो हैं वो शाया हुए, जिनमें मशरिक़ व मगरिब के नगमे, मीरा जी की नज़में और निगार खाना के नाम से सर फहरिस्त हैं। 3 नवंबर 1949 को वो हमसे बिछड़ गए थे। जी बिल्कुल। और सुनो पाकिस्तान ने अपनी रिवायत को हमेशा से बरकरार रखा है। हम उर्दू अदब और सिर्फ उर्दू अदब नहीं बल्कि हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। तो ये हमारा ट्रिब्यूट उर्दू अदब के नाम था। अब हम बात करते हैं खूबसूरत और मुतरन्नुम आवाज़ की मालिक गुलकारा नय्यरा नूर, जिनकी आज 73वीं सालगिरह है। और उनका ना तो किसी फ़नकार घराने से ताल्लुक़ था और ना ही उन्होंने गायकी की बाकायदा तरबियत हासिल की थी, लेकिन अपनी सुरीली आवाज़ और खुदादाद सलाहियत की बिना पर पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। क्या खूबसूरत शानदार शायरी और फिर शानदार उसको ट्यून किया गया और फिर खूबसूरत आवाज़ नय्यरा नूर साहिबा की। और वैसे तो बेशुमार इन्होंने गीत गाए, नगमे गाए। अच्छा, कुछ मेरे लिए भी अभी कह लेना एक तरह से सरप्राइज था कि ये जो वतन की मिट्टी गवाह रहना इस परचम के साए तले। हाँ। मुझे नहीं पता था कि ये नय्यरा नूर साहिबा ने गाए हैं, तो एक बचपन की याद भी ताज़ा हो गई। और बड़ी कमाल एसोसिएशन है इस हवाले से, क्योंकि जब भी वो डिफेंस डे हम बचपन में मनाते थे बिलखुसूस, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में जरा ज्यादा एहतमाम होता था। हम ये जरूर पढ़ते थे, इस परचम के साए तले और वतन की मिट्टी गवाह रहना, आज़ाद है हम। और ये इस परचम के साए तले से मैं रिलेट करूंगी कि अभी भी हमें ये सोचना चाहिए और हमें अपने आप को ऐसे रखना चाहिए कि इस परचम के साए तले हम एक हैं,
हम अच्छा, एक- मुझे थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी होता है। हम शेयर। लोग जब स्कूल में थे ना, तो इसके लिए हम लोग वो प्रिपेयर करते थे ऑन स्टेज, वो कुछ हाँ। एक्ट करके दिखाना होता था ना। तो जब ये इस नगमे के साथ हम बिलखसूस कोई बच्चा कायदे आजम बनता था और कोई इलामा इकबाल बनता था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कोई एक फातिमा एलिमेंट था। जना बनता था हाँ जी, खवातीन में, बड़ी- तो वो बहुत क्लासी ज़बरदस्त होता था और वो बचपन की यादें बहुत क्लासी थी। और उम्मीद करते हैं कि अभी जो लोग डिफेंस डे या फिर इंडिपेंडेंस डे मनाते होंगे वो स्कूल्स में इसी तरह से इनेकाद करते होंगे। हम तो, आपको याद है अज़ीम, हम बाकायदा झंडियाँ लगाते थे और घर को सजाते थे। और साथ बैकग्राउंड पे नईरा नूर साहिबा के नगमे चल रहे होते। हाँ, और वो एक ऐसे बड़ा जोश आ लगता जाता था था। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और पता नहीं हम जंग लड़ने जा रहे हैं, हम झंडियाँ। लेकिन वो एक खूबसूरत टाइम था और अभी भी मेरे ख्याल से जो हमारे बच्चे हैं प्रोड्यूसर साहब भी बहुत जोश में हैं, वो कह रहे हैं ब्रेक ले लें। ठीक है, तो अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे नए सेगमेंट के साथ। तो आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब हमारा वो सेगमेंट आ चुका है जिसका आई थिंक हम सबको इंतज़ार होता है कि पाकिस्तान के ऐसा कौन सा खाना है जो आज, ऐसी कौन सी खुराक और ऐसी कौन सी डिश है जो आज हम शेयर करने जा रहे हैं। तो सर्दियों का मौसम आते ही चपली कबाब की मांग में इजाफा हो जाता है और खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाबों में इसका अपना ही एक मकाम है और इसकी खुशबू, जायका और कीमत, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखते हुए इसको मंगवाया जाता है, फिर इसको टेस्ट किया जाता है। अजीम, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको पसंद है चपली कबाब? चपली कबाब किसको नहीं पसंद? हर वो शख्स जिसको ख्वाबों का शौक है, शायद ही चपली कबाब उससे सर्दियों बचे की हुए हों। फेवरेट डिश कौन सी आप? सर्दियों में, सर्दियों की तो बड़ी बड़ी कमाल फेवरेट डिशेज हैं यार। सर्दियों में अगर आप बात करें, वैसे फिश हाँ, ज़्यादातर सर्दियों में ही खाई जाती है और इसके अलावा अगर आप मीट की बात करते अच्छा, हैं, चपली meat कबाब वाला- जो हैं वो अभी तक आपने सबसे टेस्टी कहाँ पे खाए? यार ये मेरे ख्याल से पेशावर की चूंकि मशहूर सौगात है। अब पेशावर तो जाना हुआ नहीं, लेकिन लाहौर शहर के अंदर कई ऐसी दुकानें, रेस्टोरेंट्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो असल पेशावरी हैं। पेशावरी जायका जो है वो हमारे पास है। तो यहाँ से मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ नॉर्दर्न रेस्टोरेंट से मैंने एरियाज खाया में, हुआ जब है। नॉर्दर्न एरियाज में हम जाते हैं, उन बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मजे के उन्होंने चपली कबाब बनाए होते हैं। और आपने खाए हैं वैसे? हाँ हाँ, बहुत टेस्टी और मुझे बहुत पसंद है चपली कबाब। लेकिन मुझे ज़्यादातर लाहौर वाले नहीं पसंद क्योंकि ये लोग ज़्यादा जला देते हैं, वो जो है ना वो थोड़े जूसी रखते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो- और चूंकि पेशावर की ये मशहूर सौगात है, तो इसी हवाले से हमारे जो नुमाइंदे हैं फैजान हुसैन, उन्होंने बड़ी ही कमाल किस्म की रिपोर्ट तैयार की है। मुंह में पानी लाने वाली रिपोर्ट है जी, देखें। चपली कबाब, जिसे सूबे की रिवायती खुराक भी कहा जाता है, आमतौर पर गाय या बैल के गोश्त के कीमे में मकई का आटा, नमक, टमाटर और मसाला जात मिलाकर बनाया जाता है। ये चप्पल कबाब मशहूर चप्पल कबाब है, पेशावर के खास सौगात है। ये सर्दी में लोग शौक से खाते हैं। ये हमारे कस्टमर दूर दराज से आते हैं, हम इनके लिए खास चप्पल कबाब खूबसूरत अंदाज में बनाते हैं। बगैर अंडे के कबाब बनाते हैं, अंडे वाले कबाब बनाते हैं, नली वाले कबाब बनाते हैं। और इसके अलावा इसमें मसाला हम डालते हैं, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और धनिया वगैरह और ज़ीरा, अनारदाना वगैरह इसमें हम डालते हैं। पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब मशहूर है। मोमन तोरे कबाब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, दूसरे ममालिक भी जाते हैं, भी यूएई, शारजा, इधर भी जाते हैं हमारा कबाब। चर्बी को चपली कबाब का लाजमी जुज़्व करार देते हैं। चपली कबाब की खुशबू दूर से हर किसी को अपनी तरफ रागिब कर लेती है और इसका जायका अपनी मिसाल आप है। मैं चरसदा से आया हूँ इस कबाब खाने के लिए। माशाल्लाह ये कबाब बहुत अच्छा है। इसमें अंडा डालते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मसाले यूज़ करते हैं और बहुत साफ सुथरा माहौल है इसके। मैं नौशहरा से आया हूँ। इस जगह का स्पेशली चपली कबाब बहुत मशहूर है। इसमें अंडा डालता है, साफ सुथरा है और अच्छी घी का इस्तेमाल करता है। मौसम बेहतर होते ही खानों के शायकीन चपली कबाब की दुकानों का रुख कर लेते हैं। तो जी ये रिपोर्ट देखकर तो भूख लग गई है बड़ी शदीद, और मेरी साथी एंकर तो नाश्ता कह रही है करने कि को मैंने दिल कर चपली पड़ा कबाब है। ही खाना है अब। हाँ अजीम, प्लीज आज तो भी अब चपली पता नहीं कबाब खिला पेशावरी दें। चपली कबाब यहाँ से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लाहौरी लाहौरी चपली खिला कबाब दें। खिला देंगे आपको। लेकिन वो चपली कबाब होने चाहिए। चपली कबाब ही होंगे जी बिल्कुल, लेकिन किस तेल में बने होंगे ये गारंटी नहीं है। वैसे ये तो हम फुटेज देख भी सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। होते तो बड़े कमाल किस्म के, बड़ा जिस तरह वो लीमू दिल उसके ऊपर ललचाने निचोड़ वाले। रहे हैं ना, वो ओह, मुंह में पानी आ गया और मेरे ख्याल से मुझसे तो बोला ही नहीं काम खराब हो जाएगा। गया। और साथ वो कितना बड़ा बड़ा नवाला लेके खा रहा है। अच्छा। और
मेरा दिल कर रहा है कि एक नजर चपली लगा दो, कबाब। नजर लगा दो। नजर नहीं, मैं नहीं भाई, आप खाएं, मैं आपको नजर नहीं लगा रही, लेकिन थोड़ा निवाला छोटा लें हाँ। क्योंकि वो आपके गले में भी फंस सकता है। आपका ही चपली कबाब है, आपका ही ये नान है, आपकी ही रोटी है, इस चीज का ख्याल रखें। वैसे शहरबानो, चपली कबाब के साथ वो जो होती है ना खमीरी रोटी जिसे कहते हाँ हैं, हाँ, वाह वाह वाह। पेशावर में भी उसे खमीरी रोटी कहते हैं। मुझे क्या पता, मैं पेशावर की रहने वाली हूँ। आप मुझे बता रही थी कि आप गई हैं और आपने हाँ खाया मैं वहाँ गई से। हूँ, लेकिन वहाँ पे वो कहते हैं रोटी नान कहते हैं वो लोग, आई थिंक नान कहते हैं। तो वो नान कहते हैं, नान खाओगे साथ खमीरी रोटी, हमने आई थिंक पंजाबियों ने वैसे बढ़ रखा हुआ है। लाहौर में जो मिलते हैं ना चपली कबाब, साथ होती है खमीरी रोटी गरम गरम, और इसके साथ होती चटनी। है चटनी, आलू बुखारे वाली वो जो होती है। हाँ, आलू बुखारा और इमली वाली चटनी हाँ। होती है, क्या बात है। इसको बैलेंस करने के लिए आई थिंक बस मुझे भूख वाह। लग गई है, प्रोग्राम बाद में कर लेते हैं, आके चले जाके खाते हैं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।